गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप घर पर रह करके अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अब बात करते हैं हम आपकी पढ़ाई की। तो हम आपके चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे जिसका नेम है ड्रेनेज। आज बच्चों उसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज के टॉपिक है हमारे पेनिनसुलर रिवर्स, लेक्स, झीलों के बारे में पढ़ेंगे। रोल्स ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या रोल है वो पढ़ेंगे। और रिवर पॉल्यूशन, जो नदियों का जो पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स में हमने नर्मदा, तापी और गोदावरी बेसिन्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जानते हैं महानदी बेसिन। महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के ऊंचे भागों से निकलती है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच बे ऑफ बंगाल, और ये उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। द लेंथ ऑफ रिवर, और बच्चों इस नदी की जो लंबाई है वो 860 किलोमीटर है। और इसके जो ड्रेनेज बेसिन है वो गुजरती है ये कहाँ से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से। कृष्णा बेसिन राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के झरने से निकलती है ये नदी। और फिर ये 1400 किलोमीटर तक बहती हुई जाती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीम इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। जो इसका ड्रेनेज बेसिन है वो कहाँ से होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। अब हम जानते हैं कावेरी बेसिन के बारे में। कावेरी राइजेज इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न के जो घाट हैं उनके ब्रह्मगिरी की श्रृंखलाओं से होती हुई निकलती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। इन साउथ ऑफ कडलोर इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के कडलोर से होती हुई। टोटल लेंथ इसकी, अगर हम लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर। और इसकी मुख्य सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो वो है अमरावती, भवानी, हेमावती और कावेरी। और इसके जो ड्रेनेज पार्ट है वो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। एक बात और मैं बता देती हूँ बच्चों आपको, जो कावेरी नदी है मेक द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, भारत में ये सबसे बड़ा दूसरा वाटरफॉल बनाती है जिसका नेम है जोग फॉल्स। इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और फिर उसे मैसूर, बेंगलोर और कोलर गोल्ड फील्ड तक भेजी जाती है उस बिजली को। ठीक है। बिसाइड दीज मेजर रिवर्स, अब इन नदियों के अलावा देर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड द ईस्ट, ईस्ट की तरफ कुछ छोटी नदियां भी बहती हैं। वो है दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी, सुब्ररेखा इत्यादि। अब बात करते हैं हम लेक्स के बारे में, झीलों के बारे में। उससे पहले हम जानते हैं बच्चों कि हमारा जो वर्ल्ड का सरफेस है उसमें 71% पानी है, लेकिन उसमें से 97% जो है पानी वो खारा है और 3% जो है वो केवल फ्रेश वाटर है। ठीक है। अब हम जानते हैं लेक्स, झीलों के बारे में। आप सब यू मे बी फैमिलियर विद वैली ऑफ कश्मीर, बच्चों आप कश्मीर की घाटियों से तो परिचित होंगे, गए भी होंगे या सुना भी होगा नाम। वहाँ की प्रसिद्ध झील है डल लेक, डल झील, उसके बारे में भी सुना होगा, जहाँ पे हाउस बोट्स होती हैं, मतलब लोग नाव पे अपने घर बना करके रहते हैं उसमें। विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, जो हजारों सालों से हर साल हजारों जो टूरिस्ट होते हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है। सिमिलरली उसी तरीके से यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट, मान लो आप कभी घूमने गए हो अपनी फैमिली के साथ, पिकनिक पर गए हो, तो आप किसी झील के पास गए हो और वहाँ पे आपने बोटिंग की हो, स्विमिंग की हो या दूसरे पानी के गेम्स खेले
हाईवे लेक, अगर इन जगहों पर झीलें नहीं होती तो क्या ये आकर्षण का केंद्र होते? आज नहीं होते, क्योंकि हर जगह का अपना अपना कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो लोगों को उसकी तरफ खींचती है। अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स इन मैनी वेज। बच्चों, ये झीलें आकर्षण का केंद्र होने के साथ साथ हम इंसानों के और भी कई काम आती हैं। जैसे कि इंडिया हैज मैनी लेक्स, हमारे भारत में बहुत सारी झीलें हैं और ये सब अपने अपने साइज में और अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं में भी अलग अलग है। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, कुछ झीलें होती हैं जो स्थायी होती हैं। स्थायी का मतलब उनमें 12 महीने पानी रहता है। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, कुछ झीलों में केवल बारिश के समय में पानी आता है। लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज और सेमी एरिड रीजन, जो कुछ शुष्क प्रदेश होते हैं उनके अंदर नीचे जमीन के नीचे झीलें बहती हैं, नदियां बहती हैं। देयर आर सम ऑफ लेक्स विच आर रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, कुछ झीलें हैं जिसके कारण जो हमारे ग्लेशियर हैं, आइस शीट्स हैं, वो सब बनती हैं, हिमनद वगैरह बनते हैं। और अदर हैव बीन फॉर्म बाय विंड रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, और कुछ जो होती हैं जो कुछ झीलें तो हमारे ग्लेशियर से, हिमनदों से बनी हैं जो कि प्राकृतिक हैं, कुछ मानव निर्मित होती हैं जिन्हें मनुष्य ने बनाया होता है, या फिर कुछ प्राकृतिक क्रियाकलापों से बनती हैं। ए मेंडेरिंग रिवर, एक घुमावदार नदी, अक्रॉस ए फ्लड प्लेन फ्रॉम कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक्स, तो जब एक घुमावदार नदी घूमती भी जाती है तो फिर वो वहाँ के भागों को ऑक्सबो शेप की आकृति की झीलें दे देती है। स्पिट्स, हल्की बारिश एंड बार्स, जो पट्टियाँ हैं, वो सब फॉर्म लैगून्स इन द कोस्टल एरियाज, जो समुद्री जो भाग होते हैं वहाँ पर ये लैगून बनाते हैं, समुद्र ताल बनाते हैं। चिलिका लेक, पुलिकट लेक, कोलोराडो लेक, ये इस तरीके की लेक्स हैं। लेक इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, समटाइम्स सीजनल, कभी कभी जो इनलैंड ड्रेनेज होता है इन झीलों का, मतलब जमीन के नीचे जो ये बहना शुरू कर देती है, तो ये कभी कभी सीजनल होता है, ऋतु के अनुसार होता है। जैसे कि जो सांभर लेक है राजस्थान की, ये सबसे खारी झील है। इसका प्रयोग जो है वो नमक बनाने के लिए किया जाता है। मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालय रीजन, अधिकतर जो साफ पानी की जो झीलें हैं वो हिमालय के प्रदेशों में पाई जाती हैं। दे आर ग्लेशियर ऑरिजिन, क्योंकि ये हिमनदों से बनी है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर डग आउट ए बेसिन, जब ग्लेशियर्स जो है उनसे वो जब अपनी अपनी जगह से हिलते हैं या फिर पिघलते हैं तो उनके अंदर से पानी बनता है और ये झीलें बनती हैं। द बुलार लेक, जम्मू कश्मीर की जो बुलार लेक है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण बनी है। इट इज लार्जेस्ट फ्रेश लेक इन इंडिया, ये भारत की स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील है। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी, ये कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं, दूसरे उदाहरण हैं स्वच्छ पानी की झीलों के। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, बच्चों, प्राकृतिक झीलों के अलावा कुछ झीलें होती हैं जो मानव निर्मित होती हैं और इनके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि जो गुरु गोविंद सागर है झील, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया उसके ऊपर। लेक्स आर ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग, झील जो होती हैं वो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी होती है, कीमती होती है। ए लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, झीलें जो होती है वो नदी के बहाव को सही रखती हैं। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, भारी बारिश के समय, इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग, ये बाढ़ आने से रोकती हैं। एंड ड्यूरिंग ड्राई सीजन, और जब शुष्क मौसम होता है, इट हेल्प टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर, और ये पानी के बहाव को बनाए रखती हैं। लेक्स जो हैं, झीलें जो हैं, इनके पानी से बिजली भी बनाई जाती है और ये अपने आसपास के पर्यावरण को भी में नमी बनाए रखती हैं। उसके साथ साथ ये एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो जलीय पानी तंत्र है, उसको भी बनाए रखती हैं।
प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखती है और इसके साथ साथ मनोरंजन का केंद्र बनती है, टूरिज्म का केंद्र बनती है, पर्यटन का केंद्र बनती है। अब हम पढ़ते हैं रोल्स ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें नदियों का क्या भाग है। रिवर हैव बीन फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू द ह्यूमन हिस्ट्री। बच्चों, हम सब जानते हैं कि पुराने समय से ही नदियों ने अपना एक महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। वाटर फ्रॉम रिवर इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स। जो नदियों का जो पानी है वो एक प्राकृतिक स्रोत है और जो कई मानवीय क्रियाकलापों में प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय से ही हमारे जो पूर्वज थे, जो प्राचीन मनुष्य था, वो नदियों के किनारे घर बनाकर रहता था और अब बड़े बड़े शहर जो है वो नदियों के किनारे बस गए हैं। यूजिंग रिवर्स, नदियों किस किस चीज़ के लिए प्रयोग होती है। इरिगेशन के लिए इनके पानी से सिंचाई की जाती है। नेविगेशन, नौ परिवहन, मतलब इन नदियों से परिवहन किया जाता है, यातायात किया जाता है, जैसे कि नावें हैं, जहाज हैं, ये सब चलाए जाते हैं। और इससे हाइड्रो पावर बिजली बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा भारत देश है, यहाँ पर इनकी बहुत महत्वता है। जहाँ पर कृषि जो है, वेयर एग्रीकल्चर इज मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, अधिकतर लोग यहाँ पर कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए वो लोग नदियों पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। अब हम पढ़ते हैं रिवर पॉल्यूशन, नदी प्रदूषण के बारे में। जो हमारी ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डिमांड है फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। हमारी जो घरेलू, औद्योगिक, जो कृषि मांगे हैं, जो हम नदी के पानी से अपनी पूर्ति करते हैं, उन सब से पानी पर, इन नदियों के पानी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन आउट ऑफ द रिवर्स, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। और अधिक से अधिक पानी जो है वो निकाला जाता है और उनकी प्रबलता जो है वो कम होती जा रही है। दूसरी तरफ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आर एम्प्टीड इनटू रिवर्स। जो नदियों के जो नदियाँ जो होती हैं उनके अंदर उद्योगों का या दूसरे तरीके के जो सीवेज वगैरह, जो गटर वगैरह होते हैं, इनके पानी को छोड़ दिया जाता है, जिससे नदियों का पानी प्रदूषित होता है। दिस अफेक्ट नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ वाटर, इससे न केवल पानी प्रदूषित होता है बट इससे नदी की जो सेल्फ क्लींजिंग जो कैपेसिटी होती है, नदी को अपने आप साफ करने की जो क्षमता होती है वो घटा देता है। जैसे कि जो गंगा जो नदी है इज एबल टू डिल्यूट एंड एसिमिलेट पॉल्यूशन लोड विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज। इसमें बड़े बड़े शहरों का 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र में इसके भाग में कचरा फैला दिया गया है। गंगा नदी को अपवित्र गंदा कर दिया गया है। But the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen, and the pollution of river many have been rising. केवल जो शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, वही इसका कारण नहीं है, दूसरे कारण भी है जिससे नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। Concern over rising pollution in our rivers led to launching of various action plans. और इन नदियों में प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ हमारी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। क्या आपने ऐसी योजनाओं के बारे में सुना है? तो इसके बारे में आपको जानना होगा। तो हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेड रिवर वाटर? तो किस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य जो है वो इस प्रदूषित पानी से प्रभावित हो सकता है। थिंक अबाउट, जरा सोचो, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विदाउट फ्रेश वाटर। स्वच्छ पानी के बिना इंसान का जीवन। ठीक है, एक गंगा एक्शन प्लान हुआ था, नर्मदा एक्शन प्लान चलाया गया था सरकार के द्वारा। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपको रीड करना है, कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर सेफ रहिए। थैंक यू।